Hello, hi everyone. I am Advocate Jagnaresh Singh Rathod from डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है और इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही कानून की जानकारी यदि आपको नॉलेजेबल और यूजफुल लगती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मैंने देखा है कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को देखने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही कानून की जानकारी यदि आपको नॉलेजेबल और यूजफुल लगती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक कि क्या एक पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों की संपत्ति में कोई हक है या नहीं। भारत में कानून को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों में एक भ्रांति यह भी है कि एक महिला को उसके पति की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर पति के माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार होता है। इस मामले में भारत में कानून अत्यंत स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। क्या है कानून? संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकार से के जो नियम हैं लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की संपत्ति वह संपत्ति होती है जो उसने स्वयं अर्जित की है, और दूसरी प्रकार की वह संपत्ति है जो उसे पैतृक रूप से पेरेंटल मिली है। कोई भी ऐसी महिला जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसने कुछ संपत्तियां अर्जित की है, उस व्यक्ति की संपत्ति में उस महिला का अधिकार होता है या नहीं, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन सवालों के जवाब हमें मामले की परिस्थिति और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मिलते हैं। जैसा कि यह स्पष्ट है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को स्वयं अर्जित करता है, तब उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर 100% पूर्ण रूप से अधिकार होता है। यह संपत्ति के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है वह व्यक्ति, चाहे उसकी संपत्ति अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो। कोई भी सोना चांदी हो या फिर जमीन हो या मकान हो, किसी भी प्रकार की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसे ही अधिकार प्राप्त होता है तथा उसके अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता, दखलंदाजी नहीं कर सकता। अब भले ही उसकी पत्नी हो या उसके बच्चे हो, यदि संपत्ति स्वयं अर्जित की गई है या उसने स्वयं ने कमाई है, तब उस व्यक्ति की संपत्ति पर केवल उसी का ही अधिकार होगा। वह संपत्ति को बेच भी सकता है, दान भी कर सकता है, वसीयत भी कर सकता है। एक शादीशुदा महिला को अपने पति की अर्जित की गई संपत्ति, जो सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है, पर कोई भी अधिकार तब तक नहीं होता है जब तक उसका पति जीवित होता है। उसके पति के जीवन काल में पत्नी के पास में संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके पति के मर जाने के बाद भी यदि उसका पति उस संपत्ति से किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर देता है या दान कर देता है या गिफ्ट कर देता है, तब उस वसीयतदार या उत्तराधिकारी को उस संपत्ति में अधिकार होगा और पत्नी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। शादी के समय अनेक महिलाएं यह समझती है कि किसी व्यक्ति से शादी कर लेने पर उसकी
अर्जित की गई संपत्ति या उसकी जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, पर उस महिला का भी अधिकार हो गया, जबकि यह ठीक बात नहीं है। उस महिला को संपत्ति में अधिकार तब ही मिलेगा जब उसको उस संपत्ति में सह स्वामी मतलब को ओनर के रूप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे यदि कोई खेत किसी व्यक्ति के पास में है और उस व्यक्ति से किसी महिला की शादी हो गई है, तब उस व्यक्ति के नाम पर जो खेत है उसके स्वामी के रूप में उसकी वाइफ का नाम जोड़ दिया जाता है, उसके ओनर के रूप में नाम ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसा नाम दान पात्र के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, गिफ्ट डीड के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अर्थात पति यह कह सकता है कि उसने संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी के पक्ष में गिफ्ट कर दिया है। तब उसकी पत्नी को उस संपत्ति में यह स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, परंतु बगैर दान के महिला को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक महिला अपने पति से केवल भरण पोषण मेंटेनेंस की राशि प्राप्त कर सकती है तथा तलाक के समय संपूर्ण जीवन के लिए या तो एकमुश्त भरण पोषण की राशि जिसे एलिमनी कहा जाता है वो प्राप्त कर सकती है, परंतु संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती है। इस प्रकार सास ससुर की संपत्ति में भी एक शादीशुदा महिला को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। जब तक सास ससुर जीवित हैं तब तक वह महिला किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती है और उनके मर जाने के बाद ही महिला कोई क्लेम कर सकती है। यहाँ पर महिला का पति संपत्ति का हिस्सेदार होता है, परंतु यदि पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और फिर सास ससुर की मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास में उत्तराधिकार सक्सेशन आ जाता है तथा तब एक मरे हुए व्यक्ति की विधवा उसकी पत्नी अपने मरे हुए सास ससुर की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेती है। परंतु यह तभी संभव है जब उसके द्वारा संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई वसीयत, कोई गिफ्ट या और भी किसी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं की गई है। जब तक महिला का पति बगैर किसी वसीयत के अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को छोड़कर मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति पर पत्नी और साथ में उसकी मां जीवित हो तो उसका भी अधिकार होगा और उसी के साथ उनके जो बच्चे हैं बच्चों का भी अधिकार होगा। यहाँ पर सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मोमडन्स के मामले में लागू होते हैं के नियम लागू होते हैं। इन कानूनों के आधार पर संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। जैसे कि मान लिया जाए एक हिंदू व्यक्ति अपना एक मकान छोड़कर मर जाता है, जिस मकान की कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। वह व्यक्ति अपने पीछे अपनी मां, अपने भाई, अपनी बहन और अपनी विधवा पत्नी को छोड़कर मर जाता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की अर्जित की गई संपत्ति यानी कि वो मकान उसके भाई और उसकी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा, परंतु उसकी विधवा पत्नी और उसकी माता दोनों को ही संपत्ति में समान रूप से अधिकार होगा। इसका उल्लेख हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय टू समय जो रूलिंग पेश होती है उसके आधार पर भी नियम चेंज होते रहते हैं। जहां पर गैर वसीयत किए गए किसी हिंदू व्यक्ति के मरने पर उसके वारिसों को मिलने वाली संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। इन सभी बातों से यह तय होता है कि कोई भी विवाहिता महिला को अपने पति और अपने सास ससुर की संपत्ति में उनके जीवित रहते हुए किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, परंतु यदि उनकी मौत हो जाती है और वह बगैर वसीयत के मर जाते हैं तब उस महिला का अधिकार पैदा हो जाता है। तब यह महिला अपने पति की संपत्ति में अपने उत्तराधिकार के लिए क्लेम कर सकती है, दावा कर सकती है, परंतु उसके जीवित रहते उसका कोई अधिकार नहीं है। पत्नी केवल अपने लिए भरण पोषण की मांग
कर सकती है। इसके अतिरिक्त वे किसी भी प्रकार की अपने पति की संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती है। इसलिए यह ध्यान देना चाहिए कि संभव हो सके तो विवाह के समय महिला के पक्ष में किसी संपत्ति को गिफ्ट या सेल के रूप में किसी भी करके उसको वो सह स्वामित्व बनाया जाना चाहिए, उसे संपत्ति का मालिक बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महिला का भी महत्वपूर्ण त्याग होता है, उसका समर्पण होता है। और यदि ये कामकाजी महिला नहीं है, तय की गई संपत्ति की मालिक नहीं रह जाती है और उसके बाद केवल भरण पोषण का अधिकार मात्र ही रह जाता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि एक पत्नी को अपने पति और अपने ससुराल की संपत्ति में, अपने ससुराल वालों की संपत्ति में कब और कितना हक है या नहीं। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं या मेरी टीम मेंबर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू इन द फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। आपके अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। जय हिंद, जय भारत।